तो नसरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नायब ममलिकात किसको बनाया? बलबन को बनाया। जैसे बैराम शाह ने अपना ममलिकात नायब ममलिकात किसको बनाया था? ऐतकिन को बनाया था। ठीक है। जो नसरुद्दीन महमूद होता है, ये बलबन का दामाद था। कौन था? बलबन का दामाद था। और इसने अपना नसरुद्दीन महमूद ने इसने अपना नायब ममलिकात किसको बनाया? बलबन को बनाया। हमने आपको कहा था ना कि जो नायब ममलिकात होता है ना, सभी विभागों का प्रमुख था। और ये लोग होते मतलब इनके विचार में क्या हो जाता था, ये फॉर्म में आ जाते थे कि चलो ठीक है, अब सारा चीज़ कंट्रोल मेरे हाथ में है, तो फिर अब शासक मतलब क्या? तो इसीलिए बैराम शाह ने ऐतकिन को हत्या करवा दी थी। फिर नसरुद्दीन महमूद ने भी अपना नायब ममलिकात बलबन को बना दिया था। तो ये बलबन भी आगे चलकर इसका भी शासनकाल होगा। ठीक है। खैर, ये महमूद था, ये बलबन का दामाद था। ठीक है। और यहीं से आगे चल के शमसी वंश का खात्मा हो जाता है। और शमसी वंश का जनक किसको माना जाता है? अभी हमने को आपको क्या बताया था, तो इल्तुतमिश को बताया जाता है। ठीक है। तो शमसी वंश का यहीं पे खात्मा हो जाता है और प्रथम एल्बेरी वंश का भी खात्मा हो जाता है। फिर आगे आता है कौन? बलबन आता है। और बलबन का शासनकाल होता है 1265 से लेकर 1287। और इसी को ही कहते हैं हम गयासुद्दीन बलबन। और इसका शासनकाल द्वितीय इल्बरी वंश की शुरुआत मानी जाती है और इसी को बलबनीय वंश की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। यानी बलबन आता है, बलबन का शासनकाल 1265 से लेकर 1287 होता है। और इसको यानी बलबन को इल्तुतमिश ने खरीदा था। इस देखिए इसको क्यों गुलामों का मतलब ये गुलाम उस कहा गया, आप देखिएगा। जैसे मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को इल्तुतमिश ने ख़रीद लिया था। ठीक है। अब इल्तुतमिश को बलबन ने ख़रीदा था, इसलिए यहाँ पे सारे दास थे और एक गुलाम थे, इसलिए गुलाम उस कहा गया। गुलाम उसका शासन टोटल कितना है? 1206 से लेकर 1290। खैर, बलबन को पढ़ते हैं। बलबन 1265 से, ये ना शुरुआत में इसको बलबन को बहुत प्रताड़ित हुआ था, बहुत प्रताड़ित हुआ था। ये बहुत एक तो ये बहुत छोटा दिखता था। ठीक है। और इसको लोग चिढ़ाते भी थे, बहुत मोटा था, गंदा तरीके से दिखता था। और जब इसका शासनकाल है ना, इतना ही उत्पाद मचाया है दोस्त, इतना उत्पाद मचाया है। मतलब ये सिजदा मतलब अंगूठा चुमवाता था झुक के। अरे बहुत खेल किया, आगे देखिएगा इसको। ठीक है। तो होता क्या है कि इल्तुतमिश ने इसको ख़रीदा था बलबन को, और ये इल्तुतमिश का ग़ुलाम भी था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन, जिसे शहाबुद्दीन उसका था, मोहम्मद गोरी का। ठीक है। खैर, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। ठीक है। और पूछा जाता कि उलूग खां किसको कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस ने पूछा है कि उलूग खां किसको कहते हैं? उलूग खां बलबन को कहते हैं। और ये उपाधि किसने दी थी? महमूद ने दी थी, नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद कौन था? इल्तुतमिश का लड़का था। और इल्तुतमिश ने महमूद को ही दिल सल्तनत काल का क्या कहा जाता है? औरंगजेब। क्यों कहा जाता है? क्योंकि टोपी सीकर जीता था। धीरे धीरे आप रिवीजन करते हुए भी चलिए। ठीक है। पिछला क्या था बोलिए नहीं। तो ये बलबन जो है अमीर शिकार बना और अमीर आकोर बना। किसके शासनकाल में? बैराम शाह के शासनकाल में। ठीक है। धीरे धीरे देखिए, पूछा जाता है कि लौ एवं रक्त की नीति मेवातियों के खिलाफ किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। लौ एवं रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। तुर्की चहलगानी जिसने इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, जिसमें 40 सरदार थे, ये बलबन ही आगे चलकर इसको ख़त्म कर दिया। सिजदा और पैबोस तथा नौरोज उत्सव स्टार्ट किया। ठीक है। सिजदा मतलब झुकना, पैबोस मतलब चूमना। ठीक है। नौरोज उत्सव कहा जाता है कि पहली बार जो गैर इस्लामिक प्रथा थी ना, गैर इस्लामिक प्रथा मतलब क्या होता है? जो इस्लाम में ना हो, जो बाहर से आई हो। ठीक है। तो ये गैर इस्लामिक प्रथा थी क्या? नौरोज उत्सव। ठीक है। जिसको पारसियों बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। खैर, क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार गैर इस्लामिक प्रथा दिल्ली सल्तनत में किसने लागू किया? तो बलबन ने। क्या था गैर इस्लामिक प्रथा? नौरोज उत्सव। ठीक है। तो इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई मेवातियों के खिलाफ, सिजदा और पैबोस का स्टार्ट किया, नौरोज स्टार्ट किया और तुर्क चहलगानी का अंत कर देता, जिसको इल्तुतमिश ने चलाया था। ठीक है। इसने बलबन ने फारसी पद्धति में अपने दरबार का गठन किया था। क्या? फारसी पद्धति में दरबार का गठन किया था। इसने सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था की। हालांकि आगे चल के आएगा नगद वेतन देने की
वो सर्वप्रथम सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था किसने स्टार्ट की? तो बलबन ने स्टार्ट की थी दोस्त। किसने? बलबन ने स्टार्ट की थी। इसने बलबन ने अपने दो विभाग बनाए, बरीद ममालिक और दीवाने अर्ज। बहुत बार पूछा जाता है कि खैर बरीद ममालिक को क्या कहते हैं? गुप्तचर विभाग। और दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग। यानी बलबन ने दो विभाग बनाए, बरीद ममालिक जिसको गुप्तचर विभाग कहा जाता है, और दीवाने अर्ज जिसको सैन्य विभाग कहते हैं। इसने दो विभाग बनाए। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी, है ना। बलबन के समय ही 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए थे। बलबन के समय ही क्या हुए थे? मंगोल आक्रमण हुए थे 1279 और 1285 में। पूछा जाता है तो जो बलबन का शासनकाल था उसमें बंगाल का विद्रोह हुआ था 1279 में। किसने किया था? तुगरिल खां ने किया था। किसने? 1279 में बंगाल का विद्रोह हुआ जो तुगरिल खां ने किया था। बलबन के बाद आता है कैकुबाद। कैकुबाद कौन होता? बलबन का पोता है ये। और इसने किलोखरी का किला बनवाया। क्या? किलोखरी का किला बनवाया। क्या बनवाया? किलोखरी का किला बनवाया दिल्ली में। किसने? कैकुबाद ने। ठीक है। फिर उसके बाद कैमूर्स आता है। इसको कहते हैं शमसुद्दीन द्वितीय। और ये गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एस ने पूछा है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? कैमूर्स है। और इसी को शमसुद्दीन द्वितीय के रूप में जाना जाता है। कैकुबाद का ये बलबन का पोता था। इसने किलोखरी का किला बनवाया। कहाँ पे? दिल्ली में। ख़त्म होता है 1206 से 1290। उसके बाद आता है खिलजी वंश। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों कि सैनिकों के लिए नगद वेतन देने की सर्वप्रथम किसने स्टार्ट किया था? तो ये किया था किसने? बलबन। हालांकि पूरी तरीके से नहीं था दोस्तों। आगे चल के ये जो खिलजी वंश, ये जलालुद्दीन खिलजी आता है ना, ये करता है पूरी तरीके से। चलिए खैर पढ़ते हैं। खिलजी वंश 1290 से 1320 है ही 30 साल, और इसमें अकेला 20 साल जिया। कौन? ये जिया अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ही ने आगे चलकर ये जो बलबन ने स्टार्ट किया था ना नगद वेतन देने की, वो पूरी तरीके से करता है। ठीक। खैर पढ़ते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश रहता है 1290 से 1320, जिसमें 20 वर्ष अकेले अलाउद्दीन खिलजी उत्पाद मचाता है। तो पूछा जाता है खिलजी वंश का संस्थापक कौन होता है? जलालुद्दीन खिलजी। मात्र 6 साल रहता है 1290 से लेकर 96। ठीक है। इसकी बाद इसकी भी एक बढ़िया कहानी है, बताते हैं। कैकुबाद ने, जिसने किलोखरी का किला बनवाया था, ये बलबन का पोता था। इसने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। हालांकि आजकल शाइस्ता बड़ा फेमस है। खैर अतीक की कहानी है। इस ये पढ़ते हैं हम, अपना नोट्स पढ़ते हैं क्या है इम्पोर्टेंट है। खिलजी वंश 1290 से 1320। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से लेकर 96। कुल शासनकाल इसका रहता है 6 वर्ष। और कैकुबाद ने ही जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। और इस सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक जलालुद्दीन खिलजी था। इसीलिए इसने बढ़िया से बढ़िया तरीके से शासन किया। किसी से दुश्मनी नहीं, दुश्मनी होती थी तो दबा देता था, लड़ता नहीं था। और इसी के समय ही कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद में, उस वहाँ पे मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था। सल्तनत काल का सबसे बुजुर्ग शासक किसे कहा गया है? जलालुद्दीन खिलजी को कहा गया है। ठीक है। और कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को किसकी उपाधि दी थी? शाइस्ता खां की उपाधि थी। जलालुद्दीन खिलजी के ही समय कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद में, वहाँ पे मलिक छज्जू आक्रमण या विद्रोह कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी के दो बेटे थे। कौन? इब्राहिम खान खाना और अरकली खां। जलालुद्दीन खिलजी एक उदार शासक था, हमने आपको बताया ही क्यों था। ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी के दो बेटे थे, इब्राहिम खान खाना और अरकली। अगर तरीके से तो देखा जाए तो इसी को आगे चल के बनना था क्या शासक? इब्राहिम खान खाना और अरकली खां को। लेकिन नहीं, इसका भतीजा बनता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत दिमागियत थी भाई, इसने बहुत चालाक शासक था, बहुत चतुर शासक था। अभी देखिएगा क्यों। ठीक है। तो कड़ा मानिकपुर की जागीर ये अलाउद्दीन खिलजी अपने भतीजे को दे दी थी। क्यों दे दी थी? वहाँ पे तो कोई और था ना। हाँ, वहाँ पे था वो मलिक छज्जू था, लेकिन विद्रोह कर देता है तो जलालुद्दीन खिलजी उसको हटा देता था, हटा दिया और मरवा भी दिया था। और कड़ा मानिकपुर की जागीर अलाउद्दीन खिलजी को दे देता, यानी अपने भतीजों को दे देता। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कौन थे? अमीर खुसरो था, हसन देलवी थे। जलालुद्दीन खिलजी
1290 से 1296 तो कुल 6 वर्ष तक इसका शासनकाल होता है। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जो थे अमीर खुसरो, जिसको तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो की पुस्तक तुगलकनामा है। और अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का शासन देखा था, जबकि अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। खैर, जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी कौन थे? अमीर खुसरो थे और हसन देलवी थे। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो की पुस्तक तुगलकनामा है। इसने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ठीक है। अमीर खुसरो कव्वाली, गज़ल, पहेली, सितार व तबला के जनक अमीर खुसरो को ही माना जाता है। और अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली यानी हिंदवी का सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने ही किया था, इसलिए खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। अब देखिए दोस्त, ये कैसे शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। जब ये इसको कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद में इसको जागीर दे देता है जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजों को, अलाउद्दीन खिलजी को, तो ये भी घमंड में आ जाता है। ये भी सपना देखने लगता है कि एक बुढ़ा शासक कर रहा है और हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्यों ना हम शासक करें। ठीक है। तो अब ऐसे तो कर नहीं सकता था, तो इसने षड्यंत्र रचा। उस समय 1296 में ही देवगिरी अभियान, इसको कहा जाता है दक्षिण का अभियान। तो पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का सर्वप्रथम दक्षिण अभियान कौन सा? तो देवगिरी अभियान था, जो कि महाराष्ट्र में। और यहाँ के शासक कौन थे? रामचंद्र देव। ठीक है। को अलाउद्दीन जब ये गया वहाँ पे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के साथ इसको घेर लिया। घेरा ऐसे, पता है कैसे? पहले तो ये बताया रामचंद्र देव को कि अरे हम आपके साथ मिलने आ रहे हैं, हम आपके साथ मिल जाएंगे, ठीक है, हम आपकी सेवा बन कर रहेंगे। ऐसे गया तो रामचंद्र देव स्वागत के लिए तैयारी कर गया। फिर होता क्या है, फिर ये अलाउद्दीन खिलजी इसकी सेना को घेर लेता और कहता, पता है क्या कहता है? इसकी तो इसके पास सेना थोड़ी ना था, बहुत कम थी। तो इसने बताया कि हम आपको घेर लिए हैं और पीछे भी ये हजारों लाखों की टुकड़ियाँ आ रही हैं। तो रामचंद्र देव डर जाता है ना, जिससे रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी के साथ संधि करना पड़ता है। तो फिर वहाँ से रामचंद्र देव के यहाँ से यानी देवगिरी अभियान यानी जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से सारा धन लूट कर अलाउद्दीन खिलजी वापस आ गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को कहता है कि अब वहाँ उसको काट रहा है, अपने चाचा का भी यहाँ काटा है इसने, रामचंद्र देव जी को। अब वहाँ काट रहा है, अपने चाचा को बता रहा है कि चाचा जी हम आपसे नाराज़ तो हैं ही नहीं, हम आपके लिए पूरा धन लेकर आ रहे हैं। अब लो, चाचा भी खुश इधर। ठीक है। तो चाचा खुश हो गया। अब ये वहाँ पहुँचा अलाउद्दीन खिलजी। अब फिर वहाँ पर होता क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों से अपने चाचा की हत्या करवा देता है, यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा देता है। ठीक है। और अमीर खुसरो जो होता है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिण अभियान में गए थे। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ दक्षिण अभियान में कौन सा दरबारी कवि थे जो गया था? तो अमीर खुसरो गए थे। ठीक है। अमीर खुसरो की पुस्तक है किरान उस सादेन और मिफ्ता उल फुतू आशिका, यानी अमीर खुसरो की पुस्तक किरान उस शादेन, मिफ्ता उल फुतू और आशिका। ठीक है। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत चालाक वो शातिर है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक, यानी 1296 से 1316। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी टोटल 20 वर्ष का रहता है, 20 वर्ष शासनकाल इसका रहता है। बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरसब्स होता है। क्या? अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसब्स होता है। इसी को द्वितीय सिकंदर ईशानी, विश्व का सुल्तान, भारत का समुद्रगुप्त, जनता का चरवाहा, युग का विजेता, अमीर उल मोमदीन कहा गया। इसको उपाधि मिली थी अमीर उल मोमदीन की। तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? अली गुरसब। इसके अन्य नाम द्वितीय सिकंदर, इसी को बोला जाता है। सिकंदर ईशानी बोला जाता है। विश्व का चरवाहा
जनता का चरवाहा बोला जाता है, विश्व का सुल्तान कहते हैं, भारत का समुद्रगुप्त, युग का विजेता अमीर उल मोमदीन इसी को ही कहते हैं। इसका राज्याभिषेक लाल महल दिल्ली में होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय विजय अभियान होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के भी 4 सेनापति थे। उलुग खां, दूसरे कुतुबुद्दीन ऐबक को ही बलबन को, किसको उलुग खां कहते हैं, बलबन को ना। ठीक है, बलबन को ही उलूग खां कहते हैं। लेकिन अब ये दोस्त ये मत समझ लीजिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी है तो उलूग खां वही है बलबन, ना ना ना, कोई और नहीं हो सकता क्या। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय विजय बयान इसके 4 सेनापति थे, उलूग खां और नुसरत खां। इसको उत्तर उत्तर भारत विजय पर क्रेडिट दिया गया, और जो जफ़र खां ये मंगोलों पर इसने विजय का क्रेडिट मिला, और मलिक काफूर दक्षिण विजय का क्रेडिट। दोस्तों, ये दक्षिण अभियान जो देवगिरी का अभियान था वहाँ पे रामचंद्र देव, ठीक है, ये उसका क्रेडिट इसको नहीं मिलता, बाकी जो दक्षिण के अभियान होते हैं इसको क्रेडिट मिलता है, ठीक है, मलिक काफूर को। और यहीं से गुजरात अभियान से ही इसको मलिक काफूर को ख़रीदा गया था, गुजरात अभियान। और यहाँ खैर आगे पढ़ते हैं, ये उत्तर भारत विजय पर। उत्तर भारत पर विजय जो पहला होता है गुजरात अभियान, इसको दक्षिण अभियान गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर को ख़रीदा था, ठीक है। और जो दक्षिण का अभियान हुआ था ना वो रामचंद्र देव, उसको यहाँ पे नहीं कहा जाता, ठीक है। खैर पढ़ते हैं, उत्तर भारत पर विजय पहला होता है गुजरात अभियान 1297-98 के आसपास। और यहाँ पर यहाँ के शासक राणा कर्णदेव थे और इनकी पत्नी कमला देवी थी, और ये दोनों क्या हो गए थे, हार गए थे। गुजरात अभियान से ही मलिक काफूर को 1000 दिनारी से ख़रीदा गया था, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, उत्तर भारत पर रणथंभौर का अभियान होता 1301 में, और यहाँ के शासक राजा हमीर देव और इनकी पत्नी रंग देवी थी, और यहाँ पर वो राजा हमीर जी भी हार गए थे। जो इनकी पत्नी थी रंग देवी, इन्होंने जौहर कर लिया। कहा जाता है कि भारतीय इतिहास का पहला जौहर किसने किया था, तो रणथंभौर का अभियान था, और वहाँ के शासक राजा हमीर देव, इनकी पत्नी रंग देवी ने जौहर किया था। फिर तीसरा अभियान चित्तौड़गढ़ का अभियान होता 1303 में होता है, और यहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे और इनकी पत्नी नागपति, और दूसरी पत्नी रानी पद्मिनी। ये हमारे पूर्वज हैं, इनको हम नमन करते हैं, ऐसे ही शासक बहुत वीर थे। चित्तौड़गढ़ का अभियान 1303 में होता है, यहाँ के शासक राणा रतन सिंह और इनकी पत्नी नागपति और इनकी दूसरी पत्नी पद्मिनी थी, जिनके ऊपर ही एक पुस्तक लिखी गई थी पद्मावत। किसने लिखी थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी के ही समय पर कौन आया था, मार्को पोलो आया था इटली, ठीक है। और अलाउद्दीन जो अमीर खुसरो जो होता है वो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, ठीक है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, ठीक। अब ये मत समझने लगा कि यार ये तो अभी अमीर खुसरो ये इसके शासनकाल में था, किसके शासनकाल में, जलालुद्दीन खिलजी के शासन। तो जलालुद्दीन खिलजी के दरबारी था अमीर खुसरो हसन देहलवी, ठीक है। दरबारी कवि ये इसके शासन में था, किसके शासन में, अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। खैर चित्तौड़गढ़ का अभियान पढ़ते हैं 1303। यहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे और इनकी पत्नी नागपति और दूसरी पत्नी रानी पद्मिनी थी। राणा रतन सिंह के 2 सेनापति थे, गोरा और बादल। रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था क्योंकि रणमल ने धोखा दिया था। एक बढ़िया सी कहानी है, देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा आगे बुक में। फिर मालवा का अभियान होता है 1305 में। हम बता सकते कहानी बहुत अच्छी है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा और ख़त्म भी करना है ना। मालवा का अभियान 1305 में हो, यहाँ के शासक महलक देव और ये भी क्या होते, हार गए थे। फिर अब दक्षिण भारत पर विजय होता है देवगिरी का 1296 महाराष्ट्र में, और यहाँ के शासक कौन थे, रामचंद्र देव, ठीक है। फिर 1309 में तेलंगाना, जिसको वारंगल कहते हैं, वहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव थे, और प्रताप रुद्र देव ने ही कोहिनूर अलाउद्दीन खिलजी को दिया था, ठीक है।
प्रतापरुद्र देव ने ही कोहिनूर जो है अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। 1310 में होयसल, द्वार समुद्र, बीरबल और फिर चौथा हुआ था पांड्य, और यहाँ पे सुंदर और पांड्य शासक था। यानी दक्षिण विजय भारत पर अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ से प्राप्त किया? देवगिरी महाराष्ट्र में, तेलंगाना वारंगल, होयसल, द्वार समुद्र और पांड्य। ठीक है, प्रतापरुद्र देव ने ही कोहिनूर जो तेलंगाना के शासक थे वारंगल 1309 में, यानी 1296 में देवगिरी का अभियान हुआ, 1309 में तेलंगाना, 1310 में होयसल और 1311 में पांड्य। ठीक है, प्रतापरुद्र देव ने कोहिनूर अलाउद्दीन को दिया था, गोलकुंडा की खान से निकला था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के कार पढ़ लेते हैं। तो सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट की थी। एकता प्रथा जिसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दिया था पूरी तरीके से। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसने हुलिया लिखवाया किसका? सैनिकों का। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की अलाउद्दीन खिलजी के कार। बाजार नियंत्रण प्रणाली, एकता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया। हुलिया लिखवाया सैनिकों का, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की। भू राजस्व यानी 50% 1/2 हिस्सा लेता था, जिसको खराज कर कहते थे। खुम्स कर जिसको लूट कर लेता था। ठीक है, दान की भूमि जिसे खालसा कहा गया। फिर इसने गढ़ी कर लगाया घर पर, और चरी कर पशुओं पर लगाया। ठीक, कुछ इसने विभाग बनाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ विभाग बनाए। मेन क्या था? दीवाने वजारत जिसको वित्त विभाग कहा गया, दीवाने आरिज सैन्य विभाग कहा गया, दीवाने रसालत जिसको विदेश विभाग कहा गया, दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण में जो माप तौल का जो अधिकारी होता था उसे नाजिर कहा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 विभाग बनाए। दीवाने वजारत जिसको वित्त विभाग कहा गया, दीवाने आरिज जिसको सैन्य विभाग कहा गया, दीवाने रसालत जिसको विदेश विभाग कहा गया, दीवाने रियासत जिसको बाजार नियंत्रण कहा गया। और बाजार नियंत्रण में जो मापतौल का जो अधिकारी होता था उसे नाजिर कहते थे। मंडियों के प्रमुख को सेनाए मंडी कहा जाता था। ठीक है, और मंडियों का गठन, जिसे मंडियों के प्रमुख को क्या कहा जाए? सेनाए मंडी। सेना मंडी क्या थे? मंडियों का गठन था। ठीक है, गुप्तचर को बरीद कहते थे। गुप्तचर को क्या कहते थे? बरीद कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में जलोदर रोग की वजह से हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में जलोदर रोग की वजह से हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण देख लेते हैं। 1000 खंबा महल जो कि दिल्ली में किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। सीरी का किला दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। जमयत खाना मस्जिद जो कि दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। अलाई दरवाज़ा इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी याद में? अपने बख्तियार मतलब अपने गुरु के, ठीक है, याद में बनवाया था। और एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो दक्षिण का दरवाज़ा था उसको अलाई दरवाज़ा कहा गया। अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली में है। हौज खास किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। 1000 खंबा महल, सीरी का किला, जमयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बाद गद्दी पर मलिक काफूर भी बैठा था, 36 दिन के लिए बैठा था। और दोस्त इसको मलिक काफूर को गुजरात अभियान से खरीदा गया था। ठीक है, 1000 दिनारी से। ठीक है, मलिक काफूर के बाद गद्दी पर मुबारक शाह खिलजी बैठता है 1316 से 1320 यानी 4 साल। ठीक है, मलिक काफूर के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी को ही पागल बादशाह कहते हैं। क्या? मुबारक शाह खिलजी को पागल बादशाह कहते हैं। क्यों कहते थे? एक कभी यार नंगा आकर घूमता था। ठीक है, और स्वयं को खलीफा कहने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। स्वयं को जो खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला शासक कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ आपको, हमको पता है ना, तुरंत आपके दिमाग में आया होगा। तो क्यों आपके दिमाग में खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला कौन शासक था? बताइए दोस्त। खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला सुल्तान कौन बना? इल्तुतमिश बना। ठीक है,
खलीफा से खिलाफत प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। और और ये क्या है? अरे मुबारक शाह क्या है? इस स्वयं को खलीफा कहने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना, ठीक है। तो स्वयं को खलीफा कहने वाला दिल्ली का सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? मुबारक शाह खिलजी था, ठीक है। और मुबारक शाह खिलजी को पागल बादशाह कहते हैं, क्यों कहते हैं हम आपको बता दिए, ठीक है। फिर आता है जिसका सबसे लंबा शासनकाल होता है 1320 से लेकर 1414 तक, लगभग 94 शासक वर्षों तक। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन होते हैं? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। कौन होते हैं? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि गाजी है, जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना। पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन बना जिसने गाजी की उपाधि धारण की? तो गयासुद्दीन तुगलक। गाजी की उपाधि से पहले कौन धारण किया था? गजनबी ने किया था, लेकिन वो तुर्की वो सब लुटेरे थे, ठीक है। नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक, सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण तो फिरोज शाह तुगलक ने किया, लेकिन पूछा क्या? नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक है। इसने ही तुगलकाबाद जो कि दिल्ली में और 56 कोट दुर्ग बनवाया, किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। देखो, निज़ामुद्दीन औलिया का उस समय बहुत बढ़िया इसका चल रहा था, बहुत अच्छे गुरु हैं। और लोग कहने लगे कि तुम एक राजा हो, शासक हो। कौन? गयासुद्दीन तुगलक को बोले सब कि तुम एक राजा हो, शासक हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा लोग तो निज़ामुद्दीन औलिया जी के पास आते हैं। तो इससे मिलना चाह रहा था और हड़प भी हुआ, मतलब द्वेष भी रखता था। तो गयासुद्दीन तुगलक एक बार बंगाल अभियान गए थे, और वहीं से बोले कि निज़ामुद्दीन औलिया से कि मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए। तो वहीं पर निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था, हुनूज दिल्ली दूर से, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। खैर, 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में इसकी दबकर मृत्यु हो गई थी, किसकी? इसी के, गयासुद्दीन तुगलक की, ठीक है। और हुनूस दिल्ली दूर से किसने कहा था? निज़ामुद्दीन औलिया का कथन है। ये जो गयासुद्दीन तुगलक से कहा था, हमने बता दिया कौन है। और दिल्ली का पहला सुल्तान जो सर्वसम्मति से बना, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा पहला सुल्तान है जो सर्वसम्मति से बना? तो गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आता मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से 1351। कहते हैं दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक। भाग्य दुर्भाग्य इसका ये था कि इसने जो भी काम किया सब इसका उल्टा हुआ। बाद में कहा गया इसको दिल्ली से छुटकारा मिल गया और दिल्ली वालों को इससे छुटकारा मिल गया, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351, दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक। और इसी को मलिक फ़खरुद्दीन कहते हैं, क्योंकि इसके बचपन का नाम था जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है। इसको पागल कहा गया। पागल किसने कहा? एल्फिंस्टन ने कहा। इसको उलूग खां भी कहा गया, रक्त पिपासु भी कहलाया। तो मोहम्मद बिन तुगलक, मलिक फ़खरुद्दीन, जूना खां, पागल, रक्त पिपासु, कौन कहलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। और रक्त पिपासु किसने कहा? इस्लामी इतिहासकार ने कहा, ठीक है। इसी को अमीर उल मोमनीन कहा गया। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को अमीर उल मोमनीन कहा गया। इसके 4 असफल प्रयोग हुए। इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया था दिल्ली से देवगिरी, जो कि महाराष्ट्र में, और देवगिरी का ही नाम बदल के इसने दौलताबाद कर दिया था। बाद में ही दिल्ली से दौलताबाद कर लिया, भैया चलो दिल्ली वाले दौलताबाद चले। इतने भीषण प्रजा थी, गए कुछ लोग रास्ते में ख़त्म हो गए, किसी तरह पहुँचे भी। अब वहाँ से इसने कहा कि नहीं, इसका मन नहीं लगा। वहाँ पे गए तो वहाँ पे कुछ बीमारी फैल गई, तो इसने बोला चलो अब दौलताबाद से दिल्ली, आज उसमें भी चले गए, है ना। तो उसके असफल प्रयोग हुए। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया कब? 1329 में, जो कि कांसे की बनी थी। इसने खुरासान अभियान चलाया 1330-31 में, इराक को विजित करने के लिए।
इसके 4 असफल प्रयोग हैं, ध्यान रखिएगा। राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। सांकेतिक मुद्रा 1329 में चलाया, कांसे की बनी थी। खुरासान अभियान चलाया 1331-31 में, इराक को विजित करने के लिए। चौथा, इसने कराचिल अभियान चलाया क्योंकि वहाँ पे हिमाचल चीन की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, हिमाचल चीन की सीमाओं को सुरक्षित करने कराचिल अभियान चलाया। तो इसके मोहम्मद बिन तुगलक के 4 असफल प्रयोग क्या थे? दिल्ली से दौलताबाद यानी राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा 1329 में जो कि कांसे की बनी थी, तीसरा कराचिल अभियान और चौथा खुरासान अभियान। ठीक है, इसने 2 आपके कर में वृद्धि किया और किसानों की हालात सुधारने के लिए इसने दीवाने अमीर को ही बनवाया। पूछा जाता है कि दीवाने अमीर को ही का निर्माण किसानों की हालत सुधारने के लिए किसने निर्माण किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया। इसने ही तकावी ऋण की व्यवस्था की थी किसानों के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी दीवाने अमीर को ही किसने बनाया? तुगलक ने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और तकावी ऋण की व्यवस्था किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ठीक है, आगे चल के फिरोज शाह तुगलक आएंगे और फिरोज शाह तुगलक को ही सल्तनत काल का जय सिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का जय सिंह कहा जाता है। खैर, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय इब्न बतूता आया था मोरक्को से 1333 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को से कौन आया था? इब्न बतूता आया था 1333 में। और इसकी विद्वता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया और इसको अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया था। इब्न बतूता की पुस्तक किताबुल रेहला है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1336 में राय बंधुओं ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। राय बंधु कौन थे? हरिहर राय और बुक्का राय, जिसको कहते हैं मोहम्मद। हरिहर और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही। तो क्या हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय? कुछ बातें आ रही निकल के 2 चीज़ें। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता आया था मोरक्को से 1333 में। ठीक है, और उसकी विद्वता से खुश होकर इसको दिल्ली का काजी बना दिया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1336 में ही राय बंधु यानी हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और हरिहर राय और बुक्का राय के गुरु कौन थे? विद्याधर थे। और इन्होंने अपनी राजधानी हम्पी बनाई थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, क्योंकि 1351 में लू लगने से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में तो क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी और 1351 में लू लगने से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब आता है फिरोज शाह तुगलक। क्या आता है? तो पूछा जाता है ये किसमें था कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? हसन गंगू करता है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, तो 1351 में क्या होता है? लू लगने से मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल रहता है। और फिरोज शाह तुगलक को सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की तरह ही इसने कई बंद भी किए प्रथाएं। ठीक है, और इसने मंदिरों को तोड़ा, ये सब चीज़ें किया, इसीलिए सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक। और सल्तनत काल का अकबर किसे कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को ही कहा गया। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा गया? फिरोज शाह तुगलक को कहा गया। किसने कहा? इतिहासकार एलियट ने बताया। फिरोज शाह तुगलक का वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरोज था। क्या? फिरोज शाह तुगलक का वास्तविक नाम कम फिरोज शाह तुगलक का वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरोज था। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। यानी कौन रज्जब का बेटा था? फिरोज शाह तुगलक का। और इसकी माता का नाम बीबी जैला था, जो कि हिंदू थी। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई कौन? छोटे भाई कौन? ठीक है, छोटे भाई का रज्जब का बेटा था। ठीक है, और ये जो फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम क्या था? बीबी जैला थी, जो कि हिंदू थी। तकावी ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों के लिए बनाई थी,
जो किसानों के लिए ऋण प्रदान किया था किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो वही तकावी ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को दिया था, इसने फिरोज शाह तुगलक ने उसको माफ़ कर देते हैं। और सल्तनत काल के 24 टैक्स ख़त्म करके इसने 4 नए टैक्स लगाए हैं। खराज कर, जकात कर जो मुस्लिमों से लिया जाता था, जजिया कर, अभी हमने इसे पहले बताया था ना, मोहम्मद बिन कासिम ने इसने गैर मुस्लिमों पर लगाया सर्वप्रथम। उसके बाद ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने हिंदुओं को जिम्मी कहा था, किसने, वो फिरोज शाह तुगलक को। और खुम्स कर यानी लूट का पैसा इसने 4 लगाया, यानी इस फिरोज शाह तुगलक ने 4 टैक्स कौन कौन से लगाए, खराज कर जो कि भूमि से लिया जाता था, जकात कर जो मुस्लिमों से लिया जाता था, जजिया कर जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, मतलब सभी पर लगा दिया, ठीक है। और खुम्स कर लूट का पैसा था। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। संस्कृत का प्रचार प्रसार भी इसने किया था, किस, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। संस्कृत का प्रचार प्रसार किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। इस सिंचाई कर हाबी सर्ब, इसने सिंचाई कर भी लगाया था, हाबी शर्ब। पूछा जाता कि हाबी शर्ब की स्थापना किसने किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। इतलाक प्रथा इसने स्टार्ट की। इतलाक प्रथा दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल अगर किसी का था तो फिरोज शाह तुगलक का था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासन किसका था, फिरोज शाह तुगलक का था। और इसने इतलाक प्रथा स्टार्ट की थी। इसने इक्ता प्रथा को फिर से शुरुआत किया, ठीक है, और उसे वंशानुगत कर दिया। और इसे ही विरासत का सिद्धांत कहते हैं। यानी इक्ता प्रथा समझ रहे हो, ज़मीन का टुकड़ा बोलते हैं, ठीक है। और इसके समय सर्वाधिक दास थे। और इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी। और इसने रोज़गार दफ्तर खुलवाए। यानी इक्ता प्रथा किसने स्टार्ट की, इल्तुतमिश ने ठीक की थी। और इक्ता प्रथा को पूरी तरीके से बंद वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। देख लेते एक बार फिर से। ये इक्ता प्रथा खत्म करके सैनिकों को नगद में देना, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो और इसने एकता प्रथा फिर से स्टार्ट कर दी फिरोज शाह तुगलक ने। और इसे वंशानुगत कर दिया। और इसे ही विरासत का सिद्धांत कहते हैं। इसके पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का शासनकाल का वह किसका शासनकाल का जिसके समय सर्वाधिक दास थे, तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। और इसने स्थायी सेना रखना बंद कर दी थी। और इसने रोज़गार दफ्तर खुलवाए। और दासों के लिए, जब भाई सर्वाधिक दास थे तो भाई एक विभाग तो बनवाना ही पड़ेगा जिसके नियंत्रण के लिए। तो वही काम किया, दासों के लिए दीवाने बंदरगाह विभाग बनवाया दासों के लिए। और दासों की भर्ती के लिए अर्ज बंदरगाह विभाग बनाया। यानी दासों के नियंत्रण के लिए दीवाने बंदरगाह विभाग बनवाया, दासों की भर्ती के लिए अर्ज बंदरगाह विभाग बनवाया। और दान के लिए इसने दीवाने खैरात बनवाया, सिर्फ मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं के लिए। दान के लिए दीवाने खैरात बनवाया, क्या, दान के लिए दीवाने खैरात बनवाया मुस्लिम लड़की विधवाओं के लिए। और दीवाने इस्तिहाक की स्थापना की पेंशन वृद्धों को। और दीवाने रिसालत लोक शिकायतों के लिए, ठीक है। दासों की भर्ती के लिए अर्जे बंदरगाह, दासों के नियंत्रण के लिए दीवाने बंदरगाह, दान के लिए दीवाने खैरात, पेंशन वृद्धों के लिए दीवाने इस्तिहाक और लोक शिकायत के लिए दीवाने रिसालत। और लगान को वसूलने के लिए दीवाने मुस्त खराज की स्थापना इसने की। इसने भित्ति चित्रकारी बंद कर दी थी, जो दीवारों पर पेंटिंग होती है ना, उसको बंद कर दिया था। भित्ति चित्रकारी बंद कर दी थी। सोने चांदी के बर्तन बंद कर दिए थे। महिलाओं को पीर मज़ार पर जाने पर रोक लगा दिया। इसने बहुत सारे नगर बसाए, जिसमें फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है, फतेहाबाद बनाया, जौनपुर जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसको सिराज हिंद भी कहते हैं, जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया था, फिरोज़ाबाद जिसको चूड़ियों का शहर भी कहते हैं, ठीक। इसके समय बर्नी ने तारीख़ फिरोज शाही लिखी थी। इसने अपनी आत्मकथा यानी खुद के बारे में इन्होंने लिखा, फुतुहात फिरोज शाही लिखा। कौन, फुतुहात फिरोज शाही किसने लिखा,
फिरोज शाह तुगलक ने लिखा। ये किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। इसने चांदी का ससगना सिक्का चलवाया। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने चांदी का ससगनी सिक्का चलवाया। और ये जो अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली लेकर लाया था, जिसमें टोपरा स्तंभ हरियाणा और मेरठ स्तंभ जो उत्तर प्रदेश, रास्ते में टूट भी गया था। ठीक है। अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली में लेकर कौन सा शासक आया? फिरोज शाह तुगलक लाया। कौन से 2 स्तंभ लेकर आया था? टोपरा स्तंभ जो कि हरियाणा में है, और मेरठ स्तंभ जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक को, एक तो ठट्टा हरियाणा में 22-23 मार्च को 1351 में, और दूसरा दिल्ली अगस्त में। ठीक है। हमने बोला था ना 1368 में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई। जो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश को। बाद में एक भूकंप या कुछ आ जाता है तो टूट जाता है, तो कुतुब मीनार की उसने मरम्मत करवाई थी 1368 में। फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक हुए, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1388 में। फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह आते हैं, जिनको मोहम्मद खान बोलते हैं। फिर उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक शाह आता है। फिर अबुर बकर शाह आता है। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद शाह आता है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसको हुमायूं कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का शासक वह कौन है जिसको हुमायूं कहा गया? तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह को कहा गया। पूछा जाता है क्वेश्चन। और तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद है। नसरुद्दीन मोहम्मद। इसी के शासनकाल में 1398 तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक वंश के शासनकाल में जो नसरुद्दीन महमूद होता है, जो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक होता है, उसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। और जो ख्वाजा जहाँ, जिसको मलिक सवा कहते हैं, इसने जौनपुर का नियंत्रण लिया और यहाँ पर सरकी वंश की स्थापना कर देती है इसी के शासनकाल में। पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर का नियंत्रण लेकर वहाँ पर सरकी वंश की स्थापना करी? तो नसरुद्दीन महमूद काल का था। और सरकी वंश की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा जहाँ ने, जिसको मलिक सरवर कहा गया, और जौनपुर का नियंत्रण लिया था। फिर आता है सैयद वंश 1414 से 1451। तो सबसे बड़ा शासनकाल किसका था? तुगलक वंश का। सबसे छोटा खिलजी। फिर दूसरा सबसे छोटा शासनकाल किसका होता है? सैयद वंश का। तो सैयद वंश यानी इसके संस्थापक कौन होते हैं? खिज्र खां, जिसको रैयत ए आला बोलते हैं। ठीक है। खिज्र खां 1414 से 1421 तक रहता है, और ये तैमूर लंग का विश्वास पात्र था। ठीक है। फिर आता है मुबारक शाह। इसका शासनकाल 1421 से 1434। और इसी पर तारीख मुबारक शाही किसने लिखी? पुस्तक याहिया बिन सरहिंदी ने। मुबारक शाह के शासनकाल में ही याहिया बिन सरहिंदी ने तारीख पूरक मुबारक शाही पुस्तक लिखी। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आता है। फिर आराम शाह आता है। यानी सैयद वंश का अंतिम शासक कौन होता? आलम शाह। कौन? आलम शाह 1445 से 1451 रहता है। तो यानी सैयद वंश का अंतिम शासक कौन है? आलम शाह। तो मुबारक शाह के शासनकाल में एक पुस्तक लिखी गई, तारीख मुबारक शाही। किसने लिखी? याहिया बिन सरहिंदी ने लिखी थी। मुबारक शाह जो कि सबसे योग्यतम शासक था, इसके शासनकाल में जसरत खोखर का विरोध हुआ। किसका विद्रोह हुआ? किसका विद्रोह हुआ? जसरत खोखर का, जो जैनालुब्दीन की मदद से इसका विद्रोह को दबा दिया गया। जैनालुब्दीन कौन है? इसको कश्मीर का अकबर कहते हैं। दोस्तों, मुबारक शाह के शासनकाल में किसका विद्रोह हुआ? जसरत खोखर का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को किसने दबा दिया? जैनालुब्दीन ने दबा दिया। जैनालुब्दीन को कुछ कहा जाता है, हाँ, इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसको? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक। फिर आता है लोधी वंश, यानी दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन होता है? तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक। और यहीं पर दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश की स्थापना होती है।
और ये गिलजिगी जाति के लोग थे। लोदी वंश का संस्थापक कौन होता है? बहलोल लोदी। कौन? तो पूछा जाए कि लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। इनका शासनकाल 1451 से 1489 तक था। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल किसका है? बहलोल लोदी का। अगर ऐसा पूछा जाए किस वंश का सबसे लंबा शासनकाल है, तो तुगलक वंश का। अगर शासक का पूछा जाए शासनकाल सबसे ज़्यादा किसका है, तो बहलोल लोदी का है। बहलोल लोदी का 2 बार राज्याभिषेक होता है और ये दरी पर बैठकर शासन करता था। कौन? बहलोल लोदी। ये चाहता था कि इसका बड़ा बेटा जो बारबक शाह था गद्दी पर बैठे, लेकिन बहलोल लोदी ने जौनपुर जा कर के सरकी वंश के राजा, सरकी वंश देखिए, जो सरकी वंश था, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जो तुगलक वंश के जो अंतिम शासक थे नसरुद्दीन मोहम्मद, है ना, इन्हीं के शासनकाल में सरकी वंश की स्थापना होती है। किसने की थी? ख्वाजा जहाँ ने, जौनपुर पे, ठीक है। और फिर बहलोल लोदी ये जौनपुर जा कर के सरकी, फिर उसके बाद सरकी वंश के राजा वहाँ पे हुसैन शाह हुआ। ये ख्वाजा जहाँ का पुत्र था जिसने सरकी वंश की स्थापना की थी, है ना, उसको हरा करके अपने बेटे बारबक शाह को वहाँ का गवर्नर बनाया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर वहाँ पर सिकंदर लोदी आ जाता है, 1489 से 1517 तक रहता है। अब बहुत बार पूछा गया है कि आगरा नगर किसने बसाया, तो आगरा नगर बसाया सिकंदर लोदी ने 1504 में। 1504 में आगरा नगर बसाया सिकंदर लोदी ने, और फिर उसके बाद 1506 में आगरा को राजधानी बना देते हैं। मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद कर दिया। गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दी। मथुरा ज्वालामुखी के मंदिरों को इसने तोड़कर कसाईयों को दे दी थी। ये सब काम किए, इसलिए तो कहा गया फिरोज शाह तुगलक को फिरोज शाह तुगलक को अग्रगामी किसका कहा गया? सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा गया, ठीक है। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहा गया, इसने भी वही काम किया था। तो 1504 में इसने आगरा नगर बसाया सिकंदर लोदी ने। 1506 में आगरा को राजधानी बना देते। मुहर्रम पर ताजिया निकालना बंद कर दिया। गंगा यमुना स्नान पर रोक लगा दिया था। मथुरा और ज्वालामुखी के मंदिरों को तोड़कर कसाईयों को दे दी थी। इसने गजे सिकंदरा पैमाना लागू किया। गजे सिकंदरी पैमाना किसने लागू किया? सिकंदर लोदी ने। गुल्लुकी शीर्षक से कविता लिखता था। बहुत बार पूछा गया कि कौन गुल्लुकी शीर्षक से कविता लिखता था, तो गुल्लुकी शीर्षक से कविता लिखता था सिकंदर लोदी। और इसी के समय भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लिखा गया जिसको लज्जत सिकंदरी कहा गया। इसी के समय यानी सिकंदर लोदी के समय ही भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ लिखा गया जिसे लज्जत सिकंदरी कहा गया। और इसी के समय ही इसके वज़ीर मिर्ज़ा भुइया ने मोट मस्जिद, जिसको दाल मस्जिद भी कहा, दिल्ली में निर्माण किया। बहुत बार पूछा जाता है कि मोट मस्जिद, जिसको दाल मस्जिद कहते हैं, किसने निर्माण किया? मियाँ भुइया ने किया था। ये किसके वजीर था? ये किसका वजीर था? ये सिकंदर लोदी का वजीर था। यानी सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुइया ने मोट मस्जिद, जिसको दाल मस्जिद, दिल्ली में निर्माण कराया 1505 ईस्वी में। मियाँ भुइया की रचना फरंग सिकंदरी, तिब्बत ए सिकंदरी है। मियाँ भुइया की रचना क्या है? फरंग सिकंदरी और तिब्बत ए सिकंदरी। सिकंदर लोदी जो है दाढ़ी नहीं रखता था। सिकंदर लोदी दाढ़ी नहीं रखता था। आगे चलकर गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती और इसका मकबरा कहाँ पे? दिल्ली में है, ठीक है। सिकंदर लोदी के ही समकालीन प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? कबीरदास, गुरु नानक और राणा सांगा। कबीरदास की पुस्तक कौन सी है? आप लोग जानते हैं, यानी कबीरदास की रचना साकी शबद रमैनी। इसको एक ही ग्रंथ में लिखा गया, बीजक, ठीक है, संग्रह है। फिर आता है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 और दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम शासक होता है। इसी के शासनकाल में 1518 में खतौली का युद्ध होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी, और ये अनिर्णायक होता है, ठीक है। 1518 में खतौली का युद्ध होता है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि अनिर्णायक होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर आता है और बाबर लड़ता है इब्राहिम लोदी। क्यों आता है ये? क्योंकि इब्राहिम लोदी के चाचा जो दौलत खां लोदी होते हैं, बाबर को आमंत्रित किया था
अरे पंजाब का गवर्नर था, तो ये बनना चाह रहा था ना, तो बुलाया कि बाबर के साथ बुलाएंगे तो हमारा होगा। आगे चलकर बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता, फिर आगे चल के फिर ये दौलत खान लोधी युद्ध करता है बाबर से, वो आगे आएगा, ठीक है। खैर, पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, किसके बीच होता है? इब्राहिम लोदी और बाबर। इसमें बाबर विजयी हो जाता है। बाबर को लाता कौन? इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी ने। पानीपत के युद्ध से ही दिल्ली सल्तनत का समय यानी खत्म होकर भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है, और युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक इब्राहिम लोदी ही था। और यहीं पर दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।